एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल तो अपनी ही काम आती है, और ऐसा ही कुछ क्या होता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो इजराइल और ईरान के इस युद्ध को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री इन्होंने एक बड़ा बयान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक पैनल का डिस्कशन देख रहे हैं। इस पैनल के डिस्कशन में ये डिस्कस हो रहा है कि गल्फ देशों में ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। ऐसे में इजराइल मदद कर सकता है इन देशों की, और इजराइल की मदद कर देगा भारत। अब भारत का नाम क्यों आ रहा है? क्यों ये कह रहे हैं कि 1.4 अरब लोग हमारी बड़ी मदद करने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, कब खत्म होगा, ये बात हो रही है। और इस पर एक बयान आया है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का। इन्होंने कहा कि ईरान में लंबी युद्ध खींचने की चिंता बेबुनियाद है, बहुत लंबा नहीं खींचेगा। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमलों के लंबे संघर्ष में बदलने को लेकर कहा कि ये इराक नहीं है जहां कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई चलेगी। ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन सीमित समय के लिए है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ईरान में कब तक हमले किए जाएंगे। उन्होंने अमेरिकी हमलों को ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कहने। वैसे एक कमाल की बात है जो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा। इन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इसे खत्म जरूर करेंगे। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। This is your moment. This is the generational turning point America has waited for since 1979, and since the rudderless wars of hubris my generation, our generation, endured. Don't listen to the noise. Just stay focused. Our commander-in-chief is steady at the wheel. We face a determined enemy, but you are better. But we must prove it every single day. History doesn't care if we're tired, if we're scared, or if the fight feels big. It demands warriors who rise anyway. Peace through strength, the warrior ethos, lethality, unity of purpose, those are not slogans. They're the beating heart of what it means to wear the uniform, that uniform. You think clearly under fire, you act decisively in chaos, you uphold the Constitution, and you uphold our country without hesitation. We are not defenders anymore. We are warriors, trained to kill the enemy and break their will. History is watching. Be the force you swore an oath to be, focused, disciplined, lethal, and unbreakable. We will finish this on America First conditions of President Trump's choosing. इनका कहना है कि ये समझना चाहिए ईरान जैसे देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। ऐसे देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाए हैं। अब सवाल ये होता है कि ईरान के लिए अगर नहीं हो सकते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं? ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत के दौरान ही अमेरिका की ओर से हमला करने का हेगसेथ ने बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि शांति वार्ता को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान मिल रहे समय का इस्तेमाल ईरान अपने मिसाइलों के भंडार को बढ़ाने के लिए कर रहा था। तेहरान परमाणु योजनाओं को दोबारा शुरू करने की कोशिश में था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा होने नहीं दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी माना कि ईरान के साथ मौजूदा लड़ाई में 4 सैनिकों की मौत हुई है। पिट ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अब तक 4 सैनिकों को खो चुका है, हम उनकी मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। वैसे आपको बता दूं, यहाँ जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिडिल ईस्ट में बेस पर बारिश कर रहा है ईरान और हमले पे हमले कर रहा है, अब जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। दरअसल कतर की तरफ से कथित तौर पर एक बयान जारी किया गया, जिस बयान में ये कहा गया कि इन्होंने 3 ईरानी फाइटर जेट को निशाने पर लिया। वहीं अमीरात के तरफ से भी दावा किया गया कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 541 ड्रोन्स में से 506 को डिस्ट्रॉय किया और 35 ही देश के अंदर गिरे। क्रूज मिसाइलों को 2 को डिटेक्ट किया, 2 को तबाह किया, 165 बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट करा और 152 को तबाह किया, 13 समंदर में गिरे। ये यूएई की तरफ से बयान जारी किया गया है। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कतर तो साफ साफ कह रहा है कि हमने 3
एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, सुखोई 24 को। यानी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब दुनिया इस युद्ध के गिरफ्त में आती जा रही है। पर हाँ, मिडिल ईस्ट को एक टेंशन जरूर हुई जो देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में आसमान से मिसाइलें जब बरसने लगी तो अरब देश थोड़े बेबस नजर आए और ईरानी हमलों ने ये भी साबित कर दिया कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत बहुत ज़्यादा है और इन देशों के पास वैसे खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो बहुत मजबूती के साथ रोक सके हमलों को। अब इन देशों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या बन गई है? सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद। और अभी एक पैनल पे बातचीत हो रही थी, इस पैनल पर भारत का भी नाम आया, पर मैं उससे पहले आपको बता दूं, अब दुनिया भर की मीडिया में ये चर्चा में आने लगा है कि भारत ने एक चीज साबित कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें पीएम मोदी के इजराइल में दिए गए भाषण की चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ द डिप्लोमेट की इस खबर को देखिए कि जिसमें इन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी ने भारत को यूएस इजराइल कैंप में डाल दिया। भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो पैनल है, इस पैनल में ये डिस्कशन हो रहा था कि अब एयर डिफेंस सिस्टम की मांग दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेगी और दुनिया में सबसे अच्छे अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजरायली आयरन डोम को मानते थे। अब एक बार नया लॉन्च किया गया है आयरन बीम जो कम खर्चे पर ड्रोन, एयरक्राफ्ट इन सब को तबाह कर सकता है। तो आयरन बीम एक गेम चेंजर तो जरूर है और अभी इसे लॉन्च किया गया है। आयरन बीम भी अभी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब दुनिया महसूस करने लगी है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए अच्छा। इस पैनल में यही डिस्कशन हो रहा था और इस बीच किसी ने सवाल कर दिया कि लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन लाइन कहाँ है, हम आखिरकार कहाँ से इन हथियारों को देंगे। तो इजरायली अधिकारी का कहना है कि हमारे साथ 1.4 अरब भारतीय हैं, यानी हम भारत के अंदर बनाएंगे और फिर दुनिया भर में बेचेंगे। वैसे तो भारत और इजराइल कई प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ हैं। अदानी ग्रुप, एल्विट सिस्टम, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो साथ मिलके कर रहे हैं। कई कंपनियां भारत और इजराइल की मिलकर काम कर रही हैं, डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे का सहयोग भी कर रही हैं। ऐसे में ये एक कारण तो जरूर बनता है कि भारत में इनका निर्माण हो सकता है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे निर्माण हो रहा है जिनमें ये टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हथियार ऐसे निर्माण हो रहा है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर भारत के लिए इन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होने का मतलब है भारत को और मजबूत बनाना। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत इजराइल के हथियारों का निर्माण करे, ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।